दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 17,49,964 पहुँच गई है। इसमें से सक्रिय मामलों की संख्या 5,67,484 हो गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 11,44,657 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 37,391 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर 4,31,719 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,51,738 मामले हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में अब तक 1,50,209 मामले हो गए हैं, जबकि अभी दिल्ली में 1,36,717 मामले हो चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि हैकाथॉन में बोले पीएम मोदी, देश के विकास में युवाओं का बड़ा योगदान। उन्होंने कहा कि नौकरी करने वाला बनाने के बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर है जोर। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित कर रहे थे। छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन परिस्थितियों में इस प्रतियोगिता को कराना पहली चुनौती थी। पीएम ने कहा कि जिन चुनौतियों पर आप काम कर रहे हैं, मैं उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारी सुविधाओं को प्रभावी, इंटरैक्टिव और लोगों के अनुकूल बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी सुविधा हो सकती है। पीएम ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि डेटा संचालित समाधानों के साथ हेल्थ केयर समाधान एक बड़ा बदलाव पैदा कर रहे हैं। गरीबों के अधिकांश इलाकों को इस कारण आज सस्ती सेवाएं मिल रही हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारा ये उद्देश्य भी है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नौकरी करने वाला के बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर जोर देती है। ये हमारी सोच और अप्रोच के बदलाव लाने का एक प्रयास है। नई शिक्षा नीति से भारत की भाषाएं आगे बढ़ेंगी और उनका विकास होगा। ये भारत के ज्ञान को भी आगे बढ़ाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि ठाणे के कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में महामारी संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में जारी लॉकडाउन को 31 अगस्त के लिए बढ़ा दिया गया है। एक वीडियो संबोधन के माध्यम से जिलाधिकारी ने कहा कि गैर नियंत्रण क्षेत्रों में छूट दी जाएगी और ठाणे के ग्रामीण, नगरपालिका और नगर पंचायत की सीमा में आने वाले इलाकों में राज्य सरकार के दिशा निर्देश लागू होंगे। उन्होंने कहा कि ठाणे जिले के विभिन्न कस्बों और शहरों के निगम अधिकारियों द्वारा चिन्हित किए गए कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक बंद लागू रहेगा। दोस्तों यहाँ हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आपके राज्य में या आपके शहर में अभी लॉकडाउन लागू है? अगर लागू है तो आप अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखकर कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि 1 अगस्त से वन नेशन वन राशन कार्ड का 65 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा फायदा। ये राज्य भी जुड़े। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा अब 1 अगस्त से देश भर में 65 करोड़ लाभार्थियों को मिल सकेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में 1 अगस्त से अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अलावा मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड भी राशन कार्ड के नेशनल पोर्टेबिलिटी से जुड़ गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से कुल 24 राज्यों और संघ शासित प्रदेश जुड़ गए हैं, जिसमें कि देश भर के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के करीबन 65 करोड़ लाभार्थी इसका फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड डिपार्टमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना और कोशिश है, जिसका मकसद है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन के तहत नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को, चाहे वे देश में कहीं भी रह रहे हों, उनकी फूड सेफ्टी एलिजिबिलिटी की डिलीवरी तय की जा सके। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास राशन कार्ड है? अगर राशन कार्ड है तो क्या आपको राशन मिलता है? तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि योगी सरकार का बहनों को तोहफा, रक्षाबंधन पर बस यात्रा मुफ्त और आज लॉकडाउन नहीं रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आज के लॉकडाउन को हटाने का फैसला किया है। सोमवार को रक्षाबंधन के कारण योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने राखी के लिए बहनों को तोहफा भी दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को महिलाएं राज्य परिवहन की सभी बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। इसके अलावा प्रदेश में आज मिठाई की दुकानें त्योहार के मद्देनजर खुली रहेंगी। लॉकडाउन की जो पाबंदियां होती हैं वो आज लागू नहीं होंगी। आपको बता दें कि महामारी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यूपी में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहता है। लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहता है, लेकिन इस रविवार को सरकार की ओर से लोगों को राहत मिली है।
आपको बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें कि 1 से 3 अगस्त तक मध्य, बकरीद और रक्षाबंधन त्योहार को ध्यान में रखते हुए शनिवार और रविवार को मिठाई, बेकरी, पशु विक्रय और राखी विक्रय की दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाने की इजाजत दी गई थी। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि लागू हो गए बैंकिंग से बीमा तक के नए नियम। जाने क्या हुआ है बदलाव। दोस्तों, आपको बता दें कि नए महीने यानी कि अगस्त में अनलॉक 3 लागू हो चुका है। इस महीने में आपकी जेब से जुड़ी कई चीजें बदल गई हैं। ये बदलाव बैंकिंग, इंश्योरेंस समेत कई अन्य जरूरी चीजों से जुड़े हैं। दोस्तों, ये खबर हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, पर आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आपको ये दोबारा बता रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक के ग्राहकों को अब मिनिमम बैलेंस चार्ज देना होगा। दरअसल महामारी संकट की वजह से देश के अधिकतर बैंकों ने मिनिमम बैलेंस चार्ज पर राहत दी थी, लेकिन जुलाई महीने से बैंकों ने एक बार फिर से इसे लागू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने वाली संस्था इडा ने कार बाइक के बीमा से जुड़े नियमों में बदलाव किया। 1 अगस्त 2020 से 4 पहिया या 2 पहिया वाहन के साथ लिए जाने वाले थर्ड पार्टी और ओन डैमेज बीमा की कोई जरूरत नहीं होगी। इडा ने जून में लॉन्ग टर्म पैकेज, थर्ड पार्टी और ओन डैमेज बीमा पॉलिसी का नियम वापस ले लिया था। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त भी किसानों के अकाउंट में आने वाली है। इस स्कीम के तहत किसानों को 6,000 रूपए सालाना दिए जाते हैं और इस साल महामारी की वजह से पहली किस्त अप्रैल में दे दी गई थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने विमान ईंधन का भाव 3% बढ़ा दिया है। विमान टरबाइन ईंधन के भाव में 2 महीने में ये लगातार 5वीं वृद्धि है। आपको बता दें कि हालांकि रसोई गैस के भाव पिछले स्तर पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई को गैर सब्सिडी वाला 14.2 किलो का सिलेंडर दिल्ली में 1 रुपए बढ़ा दिया गया है, जो 594 रुपए के भाव पर दिया गया था। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देश में तेजी से ठीक हो रहे महामारी के मरीज, मृत्यु दर भी पहले से बहुत ज्यादा कम। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में महामारी की मृत्यु दर अब 2.15% रह गई है, जो कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से सबसे कम है। महामारी की मृत्यु दर जून के मध्य में लगभग 3.33% थी, जो अब लगातार कम होकर 2.15% रह गई है। वहीं देश में महामारी के अब तक 11 लाख संक्रमित इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 36,569 संक्रमित ठीक हुए हैं। देश में अब तक कुल ठीक हुए महामारी के मरीजों की संख्या 10,94,374 हो गई है। देश में महामारी की रिकवरी दर 64.53% है। दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में महामारी के सर्वाधिक 57,117 मामले सामने आए और उसमें से 764 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस दौरान 5,25,689 सैंपल टेस्ट हुए। लगातार तीसरे दिन महामारी के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते आगे और आपको बता दें कि फिर आने वाला है सस्ता गोल्ड खरीदने का मौका। 3 अगस्त को खुलेगा ऑफर। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के बीच निवेशकों का भरोसा अभी सोने पर से कम नहीं हुआ है। 10 ग्राम सोने का भाव 54,000 रूपए के स्तर को क्रॉस करने वाला है। इस बीच सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 की सीरीज 5 3 अगस्त से फिर आने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का ऑफर प्राइस 5,334 रूपए प्रति 10 ग्राम तय किया है। यह ऑफर 3 से 7 अगस्त 2020 के बीच में आएगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2020-21 की सीरीज 5 की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 योजना का ऑफर प्राइस 5,334 रूपए। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पिछली बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 का ऑफर मूल्य 4,852 रूपए था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में हुई थी। इसका मकसद फिजिकल गोल्ड की मांग में कमी लाना था और सोने की खरीद में इस्तेमाल होने वाली घरेलू बचत का इस्तेमाल वित्तीय बचत में करना है। घर में सोना खरीद कर रखने की बजाय अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आप टैक्स भी बचा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश करने वाला व्यक्ति एक कारोबारी साल में अधिकतम 500 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है। वहीं न्यूनतम निवेश 1 ग्राम का होना जरूरी है। कुल मिलाकर व्यक्तिगत तौर पर बॉन्ड खरीदने की सीमा 4 किलो है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि इस तरह शुरू करें सिप यानी कि SIP, जल्द दुगना हो जाएगा पैसा। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी काल में एक पॉजिटिव चीज हुई है कि लोगों का ध्यान सेविंग्स की तरफ गया है। लोगों को सेविंग्स और निवेश के महत्व की समझ दोबारा हुई है। जिन लोगों ने लंबे समय से पैसे बचाए वो महामारी काल में भी बेहतर स्थिति में रहे, जबकि इसके प्रति लापरवाह लोगों को इस महामारी ने जबरदस्त प्रभावित किया। इस महामारी ने ये भी एहसास करवाया कि सेविंग्स और निवेश जितनी जल्दी हो सके शुरू कर देना उनके लिए अच्छा है। दोस्तों, आपको बता दें कि निवेश के एक ऐसे ही कैलकुलेशन में देखा गया है कि निवेश शुरू करने में अगर आप 5 साल की देरी भी करते हैं तो इसका बड़ा नुकसान होता है, भले आप उस निवेश के ऑप्शन में लंबे समय के लिए क्यों ना हो।
सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि सिप एक ऐसा ही निवेश ऑप्शन है जिसमें समय पर अगर आपने पैसा लगाना शुरू कर दिया तो 68 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप 25 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते हैं तो आप 68 लाख रुपए एक्स्ट्रा पा सकते हैं, जो कि 30 साल की उम्र में निवेश करने के चलते नहीं मिल पाता। हालांकि आप भी ये बड़ी राशि पा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 60 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि एयरलाइंस की तर्ज पर रेलवे में भी टिकटों की कीमत तय नहीं, प्राइवेट कंपनियां जितना चाहे उतना ले सकती हैं किराया। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेन चलाने वाली प्राइवेट कंपनियां जितना मर्जी उतना किराया रख सकती हैं। इस किराए के लिए उन्हें किसी भी अथॉरिटी से कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि ये कंपनियां भारतीय रेल के नेटवर्क पर ट्रेन चलाएंगी और इसके लिए वे चाहें तो जितना भी किराया तय कर सकती हैं। आपको बता दें कि रेलवे ने ये प्राइवेट कंपनियों पर छोड़ दिया है कि वह ट्रेन का किराया तय करें। इसके अलावा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वे अलग अलग तरह के विकल्पों के बारे में विचार करने और फैसला करने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में इस तरह की बात रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कही थी। दोस्तों आपको बता दें कि हाल में प्री एप्लीकेशन मीटिंग में इस तरह का सवाल भी आया था। सरकार कुल 109 रूट पर 151 ट्रेन प्राइवेट कंपनियों को 35 साल के लिए देगी। रेलवे ने इस मामले में हाल में उठाए गए सवालों के जवाब में कहा कि प्राइवेट ट्रेन के किराए वही कंपनियां तय करेंगी जो इसे चलाएंगी। ये किराया बाजार के मुताबिक होगा, इसके लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक भारतीय रेलवे के कैबिनेट या संसद से इस तरह के मामलों के लिए अनुमति लेनी होगी। रेलवे एक्ट के अनुसार देश में केवल केंद्र सरकार या रेलवे मंत्रालय पैसेंजर ट्रेन के किराए को तय कर सकता है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि डॉक्टर और सीए भी ले सकेंगे एमएसएमई वाले कर्ज को। 250 करोड़ के टर्नओवर वाले कारोबारी भी अब लोन के हकदार। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई के लिए घोषित 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत कर्ज लेने की अधिकतम सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दिया है। वहीं उद्यमियों के साथ अब डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए जैसे प्रोफेशनल भी इस कर्ज को ले सकेंगे। अब 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारी भी एमएसएमई के कर्ज को ले सकेंगे। अभी अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारी ही इस कर्ज को ले सकते थे। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि रेल यात्री अब ध्यान दें कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन से इन ट्रेनों का परिचालन होगा प्रभावित। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन होने के कारण कई ट्रेनों के परिचालन पर इसका असर पड़ेगा। आपको बता दें कि ट्रेन हावड़ा बड़बील हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस अप और डाउन का परिचालन 5, 8, 16, 17, 23, 24 और 31 अगस्त को रद्द रहेगा। इसके अलावा ट्रेन भुवनेश्वर नई दिल्ली भुवनेश्वर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अप और डाउन का ठहराव 4, 7, 15, 16, 22, 23 और 30 अगस्त को हिजली और पुरुलिया स्टेशन पर नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेन हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन 14 और 21 अगस्त को राउरकेला स्टेशन तक होगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सुशांत सिंह केस में जांच करने मुंबई पहुंची बिहार पुलिस, बोली निगरानी में है रिया। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल में जुटी बिहार पुलिस ने कहा कि रिया चक्रवर्ती उसकी निगरानी में है। वहीं जांच के क्रम में बिहार पुलिस शनिवार को अंधेरी वेस्ट में फिल्म निर्माता रूमी जाफरी के आवास पर पहुंची। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने बताया कि अभी तक इस मामले में 5 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मुंबई पुलिस ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है। हालांकि इससे पहले बिहार पुलिस कह रही थी कि मुंबई पुलिस मामले में जांच पड़ताल करने में उसकी मदद नहीं कर रही। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार पुलिस का ये भी कहना है कि वो मामले में रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेंगी। हालांकि इस संबंध में अभी तक उन्हें कोई सम्मन नहीं भेजा गया है। बिहार पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक टीम 1 या 2 दिन में मुंबई पहुंचने वाली है। वे मीडिया से भी बात करेंगे और मामले के कई डिटेल सामने रखेंगे। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अमर सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा कि दोस्ती के लिए जाने गए। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का 64 वर्ष की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। बीते कुछ महीनों से वे बीमार चल रहे थे। अमर सिंह ने सिंगापुर के एक अस्पताल में शनिवार दोपहर आखिरी सांस ली। उत्तर प्रदेश से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले अमर सिंह कभी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ माने जाते थे और पार्टी में नंबर 2 के नेता रहे। हालांकि साल 2010 में पार्टी के सभी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में अमर सिंह एक ऐसा नाम थे जिनकी हर पार्टी के नेताओं से अच्छे संबंध थे। आपको बता दें कि दिवंगत नेता के इन्हीं गुणों को याद करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि वह काफी ऊर्जावान नेता थे। वे पिछले कुछ दशकों से देश की राजनीति के अहम उतार चढ़ाव के गवाह रहे। वे अपने जीवन में दोस्ती के लिए जाने जाते रहे। उनके निधन की खबर सुनकर दुखी हूँ। उनके परिवारजनों और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।
और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि हरियाणा में 4 अगस्त से खुलेंगे कॉलेज। अभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को आना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के कॉलेज विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा राज्य में 4 अगस्त से सभी कॉलेज खुल जाएंगे। इस संबंध में उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर दिया है। राज्य में महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन मार्च से स्कूल और कॉलेज बंद हैं। कॉलेजों में फिलहाल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आएगा। दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार कक्षाएं शुरू करने और नहीं करने के बारे में फैसला लिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कॉलेजों में पहले नए सत्र के दाखिले ऑनलाइन होंगे। सभी कॉलेजों को अपने स्तर पर टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई शुरू करानी होगी। टीचर इसके अनुसार ऑनलाइन लेक्चर देंगे। प्रैक्टिकल के विषयों को नवम्बर तक पूरा कराना होगा। 70% सिलेबस ऑनलाइन पढ़ाना होगा, बाकी 30% क्लास में पढ़ाना होगा। ये सब स्थिति सामान्य होने पर पढ़ाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि उच्च शिक्षा निर्देशालय ने फिलहाल कॉलेजों के लिए गाइडलाइन जारी की है। विश्वविद्यालय के लिए अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगले 2-3 दिनों में विश्वविद्यालय की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि असम सरकार सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि राज्य में 1 सितंबर से 3 माह से बंद पड़े स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान खोले जाएं। हालांकि ये अंतिम निर्णय नहीं होगा। राज्य सरकार का कहना है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि 1 सितंबर से शैक्षणिक संस्थान खोले जाएं, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र सरकार के निर्देशों पर ही निर्भर करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में दी है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप चाहेंगे कि इस आपदा की घड़ी में स्कूल और कॉलेज दोबारा से खोले जाएं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि पटना जंक्शन की कमान निजी हाथों में देने की तैयारी। जानिए किन बातों की दी जाएगी जिम्मेदारी। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर रेलवे को अपनी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। रेलवे की ओर से अभी पर्याप्त पूंजी निवेश की संभावना कम है। ऐसे में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और ट्रेनों में आरामदायक सफर के लिए देश के प्रमुख स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने की योजना है। देश के 25 प्रमुख स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपा जा सकता है। इनमें पटना जंक्शन भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले चरण में देश के 2 बड़े स्टेशन हबीबगंज और गांधीनगर को विकसित करने के लिए निजी हाथों में सौंपा गया है। पटना जंक्शन में कुछ बड़ी कंपनियां दिलचस्पी ले रही हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। इसके लिए रेलवे विकास निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1-2 बड़ी कंपनियां पटना जंक्शन में दिलचस्पी दिखा रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि निजी कंपनी को ट्रेन परिचालन अथवा ट्रेन टिकट बुकिंग की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। उन्हें केवल स्टेशन के रखरखाव और ट्रेनों की धुलाई और रखरखाव की जवाबदेही दी जाएगी। स्टेशन के अंदर जाने वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म टिकट बेचने की जिम्मेदारी निजी कंपनी को मिल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि स्टेशन परिसर की पार्किंग, सफाई, ट्रेनों में पानी भरने, स्टेशनों को रोशन करने, प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में विज्ञापन लगाने, प्लेटफॉर्म पर फूड स्टॉल लगाने आदि की जवाबदेही निजी कंपनियों पर होगी। बदले में उन्हें एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन पर यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। हालांकि विशेष नियम और शर्तें उस वक्त तय किए जाएंगे जब स्टेशन के निजीकरण का टेंडर निकाला जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महंगाई की चोट से कसीली हुई सब्जियां, 1 माह में 10 से लेकर 30 रुपए तक बढ़ी महंगाई। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन में रोजगार छूटने के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। किसी तरह जोड़ तोड़कर गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे लोगों को सब्जियों की महंगाई की आंच झुलसाने लगी है। चूल्हे के बजाय सब्जियों के भाव सुनकर रसोई गर्म होने लगी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में महंगाई नियंत्रित थी। दुकानें बंद होने से दरवाजे तक पहुंच रही सस्ती सब्जी देख लोग राहत महसूस कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि जब से अनलॉक लागू हुआ है, स्थिति कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। जून के दूसरे सप्ताह से जुलाई के पहले पखवाड़े तक लगातार हुई बारिश के चलते उत्पादन कम होना या माल भाड़ा में बढ़ोतरी होना, दाम चढ़ गया है। कारण जो भी हो, लेकिन सब्जियां खूब भाव खाने लगी हैं। पिछले 1 माह की तुलना में रेट में 15 से 20% तक बढ़ोतरी हुई है। गरीब और अमीर हर घर की शान समझा जा रहा आलू भी गरीबों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। परवल, टमाटर, बैंगन और बजरबट्टू जैसी सब्जियां खरीदना तो पहले से ही वश से बाहर थी। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट गड़बड़ा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बाटी चोखा की पार्टी अब महंगी साबित हो रही है। घर पर भी लोगों को चोखे का रंग फीका लगने लगा है। 25 से 30 रुपए किलो आलू, 40 से 50 रुपए बैंगन, 80 से 100 रुपए किलो पहुंच चुके टमाटर और 200 रुपए किलो हो चुकी हरी धनिया ने चोखे को आम जन की पहुंच से बाहर कर दिया है। दोस्तों क्या आपके शहर का भी यही हाल है? क्या वहाँ भी सब्जियां भाव खाने लगी हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि सुशांत मामले में सीएम नीतीश का बड़ा बयान, परिवार चाहे तो हो सकती है सीबीआई जांच। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर सुशांत के पिता सीबीआई की जांच को कहते हैं तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने भी कहा कि सरकार चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की सच्चाई सबके सामने आए, उनके परिवार को न्याय मिले। इसके लिए अगर परिवार चाहता
तो सरकार सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह बिहार का मामला नहीं है, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकती। सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज किया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। अगर सुशांत के पिता सीबीआई जांच के लिए कहते हैं तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। इस बाबत मंत्री संजय झा ने कहा कि अगर सुशांत के परिवार के लोग मांग करेंगे तो सरकार अनुशंसा करने में देर नहीं करेगी। आपको बता दें कि संजय झा ने कहा कि अभी तक सुशांत के परिवार वालों ने बिहार सरकार से ऐसी कोई भी मांग नहीं की है, इसीलिए सरकार अपनी ओर से कदम नहीं बढ़ा रही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजे अपडेट को। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में मिला जुला रहेगा मौसम, इन इलाकों में जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि देश में फिलहाल कुछ दिनों से मौसम का मिजाज मिला जुला रहने की उम्मीद है। देश में त्योहारों का भी माहौल है, ऐसे में मौसम खराब रहने से देशवासियों को खरीदारी करने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस बार सभी त्योहार का रंग महामारी की वजह से उड़ भी गया है। वहीं महामारी के कारण सभी टीमें कार्यों में लगी हुई हैं और ऊपर से देश के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से मुसीबत और अधिक बढ़ गई है। और मौसम विभाग द्वारा भी पिछले कई दिनों से काफी जगहों पर भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के बचे हुए इलाकों झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार लगाए गए हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।